तो चलिए करते हैं सेशन स्टार्ट। जिनको भी आना है धीरे धीरे आते रहेंगे। तो बात करते हैं कल के सेशन की। कल किसी को भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो मुझसे बताए, जिससे कि मैं अभी क्लियर कर सकूं। देखो, ये कंसेप्ट ऐसे हैं एविडेंस के, एडमिशन, कन्फेशन, डाइट डिक्लेरेशन और भी एटसेट्रा और भी हैं। इनमें हाथों हाथ अगर जस्ट क्लियर कर लोगे तो हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा। बाकी अदरवाइज एक बार आपने देख लिया कि चलो बाद में क्लियर कर लेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर आप लोगों की ये प्रॉब्लम ही रहेगी। और एक बार कोई प्रॉब्लम आ गई, आज बहुत नेटवर्क इशू है बारिश के कारण। जी दीपक जी, रिकॉर्डेड क्लास अपलोड होगी आज की, तो बने रहें, जितना क्लियर होता है कर लें, बाकी रिकॉर्डेड क्लास से करें, कोई इशू नहीं है। सेक्शन 18 रिपीट करना है। ओके प्रतिमा, सेक्शन 18 रिपीट कर दूंगा। देखो, शॉर्टली आपको बता दूं सेक्शन 18 क्या कह रहा है कि किन व्यक्तियों की एडमिशन मान्य है या किन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट एडमिशन में कवर होगा। तो ये कह रहा है सबसे पहले पार्टीज ऑफ प्रोसीडिंग, कार्रवाई के पक्षकार, दूसरा उनके अथॉराइज्ड एजेंट, तीसरा अगर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कोई वाद आता है तो रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में यदि कोई शूट्स आ रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, लेकिन वह रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में ही दिया हुआ होना चाहिए। इंडिविजुअल कैरेक्टर में दिया गया स्टेटमेंट यहां एडमिशन नहीं माना जाएगा। क्लियर। उसके अलावा बाई पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा यदि सब्जेक्ट मैटर में कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है और उसके द्वारा इंटरेस्ट के रहते हुए स्टेटमेंट दिया जाता है तो वह एडमिशन के रूप में यहां रिलेवेंट होगा। इंटरेस्ट दो ही तरह का होगा, या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या पिक्यूनरी से रिलेटेड। और पांचवा है उस व्यक्ति द्वारा बाई पर्सन होम इंटरेस्टेड डेरिवेड, उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो, यानी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया स्टेटमेंट जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है, हित क्रिएट हुआ है, लेकिन वह भी ड्यूरिंग द इंटरेस्ट होना चाहिए। क्लियर प्रतिमा। सेक्शन 18 इसके अदरवाइज कुछ भी नहीं कहता। सेक्शन 18 में 5 तरह के पार्टीज बताई गई हैं जिनकी जिनके स्टेटमेंट को एडमिशन माना गया है। क्लियर। ओके, चलते हैं सेक्शन 19 पे। और कोई क्वेरी किसी की, कोई डाउट? तो चलते हैं सेक्शन 19 पे। एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव एज अगेंस्ट पार्टी टू शूट।
उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द शूट्स आर एडमिशन if such statement would be relevant as against such person in the relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made lest the person making them occupy such position or is subject to such liability। वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां हैं। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते हैं और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए है या ऐसे दायित्व के अधीन है। देखो, ये सेक्शन हमें ये बताता है कि जब किसी प्रोसीडिंग में किसी पार्टी का पावर और लायबिलिटी किसी अदर पार्टी के लायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है तो ऐसे पर्सन द्वारा अपनी स्थिति के बारे में किया गया कोई भी स्टेटमेंट पार्टीज के विरुद्ध एडमिशन होगा, लेकिन लायबिलिटी उसी टाइम जिस टाइम स्टेटमेंट दिया गया है उस टाइम प्रेजेंट होनी चाहिए, उस टाइम कंटिन्यूअस होनी चाहिए। क्लियर? इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने हर एक सेक्शन 18, 19 और 20 ये तीनों पढ़ाने से पहले ही आप लोगों को क्लियर करवा दिए गए थे। A undertakers to collect rent for B. B sue A for not collecting rent due from C to B. A denied that rent was due from C to B. A statement by C that he earned B rent is an admission and it is a relevant fact as against A. If A denied that C did earn rent to B. ख के लिए रेंट संग्रह का दायित्व क लेता है, या ये कह दें कि ख अपने भाड़े का यानी रेंट का कलेक्शन करने के लिए ए को नियुक्त करता है। ग द्वारा ख को सोध्य भाटक संग्रह न करने के लिए, यानी उसे सी से रेंट कलेक्ट करना था लेकिन उसने कलेक्ट नहीं किया, उसके लिए बी ए पर शूट्स ला रहा है। ए इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि गैसे ख को भाटक दे है। ए डिनाई करता है, ए इस चीज की डिनाई करता है कि सी से बी को कोई रेंट दे है। ग द्वारा यह कथन यानी सी द्वारा यह कथन कि उस पर ख को भाटक दे है, यानी सी ये कहता है कि नहीं मेरा रेंट बकाया है। सी का स्टेटमेंट कि मेरा रेंट बकाया है एडमिशन है, और यदि क इस बात से इनकार करता है कि ग द्वारा ख को भाटक दे था तो वह क के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है। यहाँ सुसंगत तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट और एडमिशन दोनों को क्लियर किया गया है, क्योंकि यहाँ जो वाद शूट चल रहा है वह चल रहा है बी और ए के
मध्य। लेकिन यहां सी का स्टेटमेंट भी ए के अपोजिट एडमिशन बन रहा है। किस तरह बन रहा है? क्योंकि यहां जो सी द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि नहीं, बी का मैं देनदार हूं, बी का मैं डेटर हूं, बी रेंट की वसूली करने का बी का अधिकार है मुझसे, क्योंकि मुझ में रेंट बाकी है। क्लियर? अब यहां बी ये कह रहा है कि मुझ में रेंट बाकी है, इट मीन्स अपने ऊपर लाइबिलिटी इंपोज करवा रहा है। और कोई भी व्यक्ति अपने अगेंस्ट के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट जारी करता है तो इट मीन्स दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि नहीं, ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए ये कथन सी का स्टेटमेंट ए के अगेंस्ट एडमिशन होगी। लेकिन यदि कै इस बात से इनकार करता है कि गै द्वारा खे को देय भाटक देय था, जहां ए अगर इनकार कर रहा है कि नहीं उसे भाटक देय नहीं था, तो ये रिलीवेंट फैक्ट होता यदि वाद सी और बी और सी के बीच में होता तो फिर ये रिलीवेंट फैक्ट होता। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सेक्शन 19 ये कह रहा है कब थर्ड पार्टी द्वारा की गई दिया गया कोई स्टेटमेंट, इन पार्टियों के बीच भी एडमिशन हो सकता है। क्लियर? सेक्शन 20 एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू शूट्स। वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। Statements made by person to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions। वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियां हैं। देखो, जहां वाद के पक्षकार किसी थर्ड पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए या किसी बात को स्वीकार करने या उसके बारे में बताने के लिए नियुक्त करते हैं या कोई मामला रेफर करते हैं, तो रेफरी द्वारा यानी जिसे वह रेफर किया गया है उसके द्वारा किया गया स्टेटमेंट भी एडमिशन होगा। क्लियर? इसमें जो एग्जाम्पल है वो यह है कि ए बी के पास जाता है उसका घोड़ा खरीदने, ए बी के पास घोड़ा खरीदने जाता है और बी से घोड़े के बारे में पूछता है कि घोड़ा कैसा है। बी ये कहता है कि आप मेरे घोड़े के मामले में सी से पूछ सकते हैं कि घोड़ा कैसा है। अब सी द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, यहां सी द्वारा किया गया स्टेटमेंट बी के विरुद्ध एडमिशन होगा, अगेंस्ट द बी स्टेटमेंट होगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है यहां तक? चलें सेक्शन 21 में। कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकता है और किस व्यक्ति के स्टेटमेंट एडमिशन माने जाएंगे, ये मैं आप लोगों को अब तक क्लियर कर चुका हूं। सेक्शन 70 डेफिनेशन और उसके साथ ही किस कंडीशन में और कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकता है
ये मैंने क्लियर कर दी हैं सेक्शन 18, 9 और 20 में। चलते हैं सेक्शन 21 में। यानी अब तक सर सेक्शन 20 में सेक्शन 20 में 9 यहां क्लियर वर्ड दिया गया है। और मैं आपको बता दूं एक चीज, मिनल सभी को बता रहा हूं, गौर करना, जहां भी कानून में, जहां भी लॉ में किसी चीज का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है, वहां अन्य फैक्ट्स का अपवर्जन कर दिया गया होता है। यह हम प्रिजम्पशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन का यह रूल है कि एक चीज का स्पष्ट उल्लेख अन्यों का अपवर्जन करता है। क्लियर? जहां कानून में संपत्ति दे रखी है, वहां दोनों तरह की संपत्ति आएगी, मूवेबल और इमूवेबल। लेकिन जहां क्लियर ये दे दिया कि सिर्फ मूवेबल आएगी, तो वहां इमूवेबल नहीं आएगी। क्लियर? यानी एक चीज का स्पष्ट उल्लेख अन्यों का अपवर्जन करता है, अन्यों को वहां से हटा देता है। क्लियर? ओके, बिल्कुल। कोई भी क्वेरी हो आप क्लियर करते जाएं, तभी लॉ पढ़ना, लॉ क्लियर होगी और आप लोगों को भी पढ़ना आ जाएगी। चलें आगे। एडमिशन, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाई और ऑन देयर बिहाफ। स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। एडमिशन का जो व्यक्ति उन्हें करता है उनके अगेंस्ट, और जो व्यक्ति करता है उसके स्वयं के द्वारा कब साबित की जाएगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सीधा सा इसका नियम है कि एडमिशन करने वाले व्यक्ति के अपोजिट ही प्रूव की जाती है। जो व्यक्ति एडमिशन करता है वह उसी के विरुद्ध ही साबित की जाती है। करने वाला व्यक्ति अपनी एडमिशन को अपने लिए साबित नहीं कर सकता। यह साधारण नियम है, जनरल रूल्स है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्टेटमेंट को अपने लिए प्रूव नहीं करता। किस रूप में? एडमिशन के रूप में। लेकिन यहां उसके एक्सेप्शन दिए गए हैं। जनरल रूल यही है कि हमेशा ही एडमिशन विरोधी पक्षकार द्वारा साबित की जाएगी। अगेंस्ट पार्टी द्वारा ही प्रूव की जाएगी एडमिशन। लेकिन स्वयं पार्टी भी प्रूव कर सकती है। ये चीजें सेक्शन 21 में दे रखी हैं। एविडेंस में बहुत से सेक्शन हैं जो नेगेटिव सेंस में दे रखे हैं। हमें उन्हें, अगर नेगेटिव सेंस में हमें क्लियर हो रहा है तो नेगेटिव सेंस में पढ़ लें। लेकिन बाय द वे नहीं होता है यार कई बार, और हम कंफ्यूज होते हैं, तो उस नेगेटिव सेंस को एक बार हटा के हम पॉजिटिव सेंस में पढ़ सकते हैं, तो उससे हमें पता लग जाएगा। अब यहां दे रखा है कि स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। एडमिशन आर रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest, except in the following cases। यानी इन फॉलोइंग केसेस के अलावा प्रूव नहीं कर सकता। खुद व्यक्ति अपनी एडमिशन को प्रूव
निम्न कंडीशन के अलावा 1, 2 और 3, ये 3 कंडीशन है, इनके अलावा प्रूव नहीं कर सकता। क्लियर? स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्तियों के या उनके हित प्रतिनिधियों के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकेंगी, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित दशाओं में के सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा। क्लियर है कि इन 3 कंडीशन में ही एडमिशन करने वाला व्यक्ति प्रूव कर सकता है, इन 3 कंडीशन के अलावा प्रूव नहीं कर सकता। क्लियर? तीनों कंडीशन देखते हैं और इनके कीवर्ड बना लें, क्योंकि मेंस में जब ये क्वेश्चन आता है तो हमें एज इट इज याद नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत बड़े सेक्शन है, लैंग्वेज ऐसी है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके कीवर्ड बना लें। कीवर्ड बनाएंगे, जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आया कीवर्ड हमारे दिमाग में आ जाएंगे और कीवर्ड दिमाग में आते ही हम पूरा आंसर आसानी से लिख देंगे। चलते हैं, पहला फर्स्ट फैक्ट है, एन एडमिशन मे बी प्रूव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वेयर डेड it would be relevant as between third person under section 32। कोई भी स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित तभी की जा सकेगी जब वह यदि एडमिशन करने वाला व्यक्ति यदि मर जाता तो सेक्शन 32 के अंडर में वह प्रूव की जा सकती। कोई भी स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से तभी साबित की जा सकेगी जब उस एडमिशन की नेचर है कि यदि करने वाला, स्टेटमेंट देने वाला पर्सन यदि डेड हो जाता तो वह सेक्शन 32 में रिलेवेंट होती। ये एक कंडीशन है इसकी। सेक्शन 32 जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो सेक्शन 32 में रिलेवेंट हैं, और अगर जो 32 में जाके रिलेवेंट हो जाता है तो यहां वह खुद व्यक्ति उसे प्रूव कर सकता है। यानी एक बार यह मानना होगा कि एडमिशन करने वाला व्यक्ति मर गया, और अगर मर गया तो मरने के बाद क्या उसका स्टेटमेंट सेक्शन 32 में रिलेवेंट है? हाँ, वहां जाके यदि रिलेवेंट है तो यहां वह खुद भी उसे प्रूव कर सकता है। क्लियर? सेकंड, अब यहां आप एक कीवर्ड बना लें, सेक्शन 32 में रिलेवेंट हो। यहां कीवर्ड बना लें कि सेक्शन 32 में रिलेवेंट हो। क्लियर? तुरंत याद आ जाएगा तुम्हें कि किस तरह कीवर्ड को हमें एग्जाम में डिफाइन करना है। दूसरा है, एन एडमिशन मे बी प्रूव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body exists and is accompanied by conduct rendering its falsehood improvable। कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह मन या शरीर की सुसंगत या विवादक किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी
और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता को अंधी संभाव्य कर देता है। स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी, इस चीज को हमने अच्छी तरह क्लियर किया था सेक्शन 14 में। सेक्शन 40 में हमने इसे बहुत अच्छी तरह किया था। स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी, उसके मामले में स्टेटमेंट है। कब रिलेवेंट होगा? देखो कि उस व्यक्ति द्वारा भी कब प्रूव किया जा सकता है, उसके लिए स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी, उसके संबंध में, उसके रिलेशन में स्टेटमेंट है। और वह स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी उस टाइम प्रेजेंट है और साथ में कंडक्ट ऐसा है कि वह स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी को प्रूव करता है। मन या शरीर की दशा जिसमें ऐसा विवादक का अस्तित्व विद्यमान है और उसके आचरण द्वारा वह उन्हें प्रूव करता है, तो खुद व्यक्ति द्वारा भी वह साबित की जा सकेगी। यहां आप कीवर्ड बना लें स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, मन या शरीर की दशा। क्लियर? चलते हैं 3 में। एन एडमिशन में बी प्रूव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रिलेवेंट, अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। यानी कोई भी स्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा साबित की जा सकेगी यदि वह एडमिशन के रूप में नहीं, यानी वह स्वीकृति के रूप में तो नहीं लेकिन अन्यथा सुसंगत है। यहां एडमिशन वाले पार्ट को हम हटा दें और उसके अलावा वह रिलेवेंट होती है तो वह खुद व्यक्ति द्वारा भी साबित की जा सकेगी। रिलीवेंसी के सेक्शन 55 तक एडमिशन के चैप्टर को हटा दें और उसके अलावा वह किसी भी सेक्शन में जाके रिलेवेंट होती है तो वह स्वयं व्यक्ति द्वारा भी प्रूव की जा सकेगी। क्लियर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम की दृष्टि से। हमने पढ़ा था निम्न व्यक्तियों द्वारा और निम्न परिस्थितियों में फॉलोइंग पर्सन एंड फॉलोइंग कंडीशन या सरकमस्टांसेज। तो सरकमस्टांसेज ये हैं कि किस तरह उन्हें प्रूव खुद भी कर सकता है व्यक्ति। इन 3 कंडीशन के अलावा किसी भी कंडीशन में एडमिशन करने वाला व्यक्ति खुद की एडमिशन प्रूव नहीं कर सकता, वह हमेशा अपोजिट पार्टी द्वारा ही प्रूव की जाएगी। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो बता दें। अब हम इसके इलस्ट्रेशन देखेंगे। कोई भी डाउट किसी का भी? सेक्शन 21 में कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे बता दें। देखो इसमें एक केस है, वो भी आप लिख लें। ब्राइस वर्सेस ब्राइस, ब्राइस वर्सेस ब्राइस 1933 पीसी 83-84। इसमें जस्टिस थे लॉर्ड मैरीवेल। उन्होंने कहा था कि किसी भी जीवित व्यक्ति के कथन सुसंगत नहीं होते, किसी भी जीवित पर्सन के स्टेटमेंट रिलीवेंट नहीं होते जब तक कि वह उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं हो। किसी भी जीवित व्यक्ति के कथन सुसंगत नहीं होते जब तक कि वह उसके हित के विरुद्ध नहीं हो। क्लियर? चलते हैं इलस्ट्रेशन में।
क्लियर हो जाएगा इलस्ट्रेशन से ये बहुत अच्छी तरह। देखो सबसे पहला जो इलस्ट्रेशन है वो जनरल रूल का है कि कोई भी स्वीकृति उससे करने वाले व्यक्ति द्वारा, कोई भी एडमिशन उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रूव नहीं की जा सकती, कोई भी स्टेटमेंट उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता। उसका ये इलस्ट्रेशन है ए। द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर ए सर्टेन डीड और इज नॉट फॉर्ज्ड। ए affirms that it is genius, B that is forged. A may be prove a statement by B that the deed is genuine, and B may prove a statement by A that the deed is forged. But A cannot prove a statement by himself that the deed is genuine, nor can be prove a statement by himself that the deed is forged. क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूट रचित है या नहीं। क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, यानी ए कहता है कि यह असली है और बी कहता है कि वह कूट रचित है। यहां ए का स्टेटमेंट बी साबित कर सकेगा कि वह असली है और बी का स्टेटमेंट कि वह कूट रचित है, फ्रॉड है, ए साबित कर सकेगा। लेकिन खुद का स्टेटमेंट ए और बी यहां साबित नहीं कर सकते। वे तभी साबित कर सकेंगे जब वे 3 कंडीशन हो। अगर उन 3 कंडीशन में आता है, सेक्शन 21 की 3 कंडीशन जो 3 एक्सेप्शन है, अपन ये भी कह सकते हैं कि एडमिशन खुद व्यक्ति द्वारा साबित नहीं की जा सकती। इसके 3 एक्सेप्शन है, तभी एक्सेप्शन में ही साबित की जा सकती है। तो उन 3 एक्सेप्शन में अगर आती है तो ही इन द्वारा इनके सेल्फ खुद द्वारा ही ये प्रूव की जा सकती है। क्लियर है एग्जाम्पल। चलते हैं बी में। ए द कैप्टन ऑफ ए शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे। एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप was taken out of her proper course. A produced a book kept by him in the ordinary course of his business, showing observation alleged to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements because they would be admissible between third party if he were died under section 32 clause 2। यानी एक पोत का कैप्टन है ए। थैंक यू। किसी पोत का कप्तान ए का विचारण उस पोत को संत्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर ले जाया गया था। यानी ए एक पोत का कैप्टन है, उसका विचारण किया जा रहा है और यह साक्ष्य दिया जाता है कि उसने उस पोत को यानी उस शिप को अपने प्रॉपर वे से अलग निकाल दिया था। क्लियर यहां तक। लेकिन ए बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है। वह अपने कारोबार के अनुक्रम में एक नोटबुक मेंटेन करता है और जो भी चीजें हैं वह उसमें लिखता है। अब उसमें ऐसा जो यहां साक्ष्य दिया गया था कि मार्ग से बाहर प्रॉपर वे से आउट कर दिया गया था, लेकिन उसका जो लिखा हुआ है अपनी डायरी में जो मेंटेन है उससे यह साक्ष्य आता है कि पोत अपने प्रॉपर वे से अलग नहीं गया था।
अब यहां ए अपने ही स्टेटमेंट को क्या साबित कर सकेगा? तो उसके लिए 3 कंडीशन थी अपने पास। पहली कंडीशन सेक्शन 32 में रिलेवेंट हो, दूसरा था स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी हो और कंडक्ट के साथ हो, तीसरा एडमिशन के रूप में तो नहीं अदरवाइज रिलेवेंट हो। अब यहां सेक्शन 32 का क्लोज ये कहता है कि किसी व्यक्ति के कथन सत्य हैं कब? जब वह मर गया, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ है, या उसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना नहीं की जा सकती जितना न्यायालय परिस्थितियों में अयुक्तियुक्त समझता है। तो सेक्शन 32 क्लॉज 2 कहता है कि कारोबार के अनुक्रम में यदि लिखा गया है तो वह 32(2) में रिलेवेंट होगा। अब यहां उसने लिख रखा है, उसी दिन लिख रखा है, इसलिए वह खुद भी इसे साबित कर सकेगा, क्योंकि यह सेक्शन 21 की कंडीशन 1 को प्रूव कर रहा है। इसलिए यह सेक्शन 32(2) अगर यह मर जाता, यहां अपन बात करते हैं कि यदि वह कैप्टन मर जाता तो इसका स्टेटमेंट 32(2) में 32 क्लॉज 2 में रिलेवेंट होता। इसलिए अब मरा नहीं है तो इसको प्रूव कर सकता है ये। क्लियर? सी में चलते हैं। ए इज एक्यूज ऑफ ए क्राइम कमिट बाय हिम एट कैलकाटा। He produced a letter written by himself and dated at Lahore on the day and bearing the Lahore postmark of that day. The statement in the date of the letter is admissible because if a were dead, it would be admissible under section 32 clause 2 के अपने द्वारा कलकत्ते में किए गए ऑफेंस का अभियुक्त है। यहां एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें ए एक्यूज है किस चीज का? कलकत्ते में अपने द्वारा किए गए ऑफेंस का। अब वह अपने द्वारा लिखित और उसी दिन लाहौर में दिनांकित और उसी दिन का लाहौर डाक चिन्ह धारण करने वाला पत्र पेश करता है। वह अपने द्वारा उसी दिन का लाहौर के डाक टिकट दिनांकित का और लाहौर का डाक चिन्ह लगा हुआ लेटर पेश करता है और खुद के द्वारा लिखित है। इट मीन्स वह उस दिन लाहौर में था। अब यहां तक कंडीशन रोक लो एक बार, मैं तुम्हारी पुरानी यादें ताजा कर रहा हूं। इसी कंडीशन को यहां रोक लो। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कौन से कंडीशन में जा रही है, जहां व्यक्ति के ऊपर ऑफेंस है कि उसने ऑफेंस कलकत्ता में किया जबकि वह उस दिन लाहौर में था। यहां कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा जो अपन पढ़ चुके? सेक्शन 11 प्ले ऑफ एलिबी, अन्यत्र उपस्थिति का अभिभाग। क्लियर? यानी सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे, भूल जाओ 32 में, सबसे पहले तो ये 11 में ही रिलेवेंट है, लेकिन चूंकि ये खुद के द्वारा दिया जा रहा है। अब यहां ये देखते हैं कि अगर इसे करने वाला ए, इस लेटर को लिखने वाला ए यदि मर जाता तो क्या ये रिलेवेंट होता? बिल्कुल उसका ये इस पत्र सेक्शन 32 में के क्लॉज 2 में रिलेवेंट होता। इसलिए यहां अपना लेटर खुद के द्वारा प्रूव इसके द्वारा किया जा सकता है। क्लियर? अब एक बार भूल जाओ 32 क्लॉज 2 में, तो क्या ये एडमिशन के रूप में तो नहीं, क्या अन्यथा भी सुसंगत है? बिल्कुल है, क्योंकि एडमिशन के रूप में नहीं लेकिन सेक्शन 11 में जाके रिलेवेंट हो रहा है तो भी रिलेवेंट है। यानी हर एक प्रॉब्लम में हर चीज देखो आप
कि कहां कहां रिलेवेंट हो रहा है, इसने बता दिया, उसी को मत रखो, थोड़ा सा अपना माइंड भी अप्लाई करो, यहीं रोक लो, रोक के देखो कि क्या ये अदरवाइज तो रिलेवेंट नहीं हो रहा है। ये जो बता रहा है राइटर उसके अलावा भी रिलेवेंट हो रहा है। क्लियर? चलते हैं डी में। ए इज एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम डू बी स्टोलन। He offers to prove that he refused to steal them below their value. A may prove these statements thought they are admission because they are explanatory of conduct influenced by fact in issue. यहां ए के ऊपर चुराई हुई संपत्ति को जानकर प्राप्त करने का अभियोग है, लेकिन ए डिफेंस लेता है कि नहीं सर, मैं नहीं जानता था कि ये चुराई हुई है, क्योंकि मैंने उसे कम कीमत पर बेचने से इनकार कर दिया था। मैंने उसे उसकी वैल्यू से कम मूल्य पर बेचने से इनकार कर दिया था। तो क्या इससे अपने ही स्टेटमेंट को ए प्रूव कर सकता है? अब कब प्रूव कर सकता है? जब 3 कंडीशन फुलफिल हो, तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसका जो कंडक्ट, यहां कंडक्ट प्रूव करना है। कंडक्ट क्या है कि वो कम दाम में नहीं बेचना चाह रहा था। क्यों नहीं बेचना चाह रहा था? क्योंकि उसके कम पैसे में नहीं आई थी। इट मीन्स उसका कंडक्ट ये था कि उसका आचरण ऐसा नहीं था कि उसने जानते हुए खरीदा हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को खरीदेगा तो कम दाम में खरीदेगा, और दूसरा बेचेगा भी तो वो देखेगा जल्दी से सुलझ जाए तो मेरा भार उतरे, तो वो कम दाम में बेचने के लिए आतुर रहेगा। इसलिए यहां कंडक्ट शो होता है। क्लियर? लास्ट वन है ई। A is accused for fraudulently having in his possession counterfeit coin, which he known to be counterfeit. He offered to prove that he asked a skillful person to examine the coin as the doubted whether it was counterfeit or not, and that person did examine it and told him it was genuine. अब यहां एक के ऊपर अभियोग है कि उसने काउंटरफिट करेंसी, काउंटरफिट कॉइन को काउंटरफिट जानते हुए अपने पास रखा। अब ए डिफेंस क्या लेता है कि नहीं साहब, मैंने तो काउंटरफिट नहीं रखा, मैंने तो इसके काउंटरफिट होने का शक हुआ तो एक विशेषज्ञ से इसकी परीक्षा करवाई थी, इसे एग्जामिन करवाया था कि क्या ये भैया काउंटरफिट है, और उसने कहा नहीं ये असली है। अब ए का ये स्टेटमेंट खुद ए क्या साबित कर सकता है? बिल्कुल, अगर 21 के जो 3 एक्सेप्शन है उनमें आता है तो साबित कर सकता है। और कहां आ रहा है? क्लियरली आ रहा है, उसके कंडक्ट के रूप में आ रहा है कि उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था। यहां उसके कंडक्ट को प्रूव कर रहा है, स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी। अगर ये खुद ही फैक्ट इन इश्यू हैं और उसके बारे में स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी का ही एविडेंस है और कंडक्ट के साथ है, तो खुद व्यक्ति भी प्रूव कर सकता है। क्लियर? कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्लियर कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। देखो, किसी की भी कोई पर्सनल क्वेरी हो तो डीएम करें। अपने सिलेबस से मैटर में
यानी सब्जेक्ट मैटर कोई भी क्वेश्चन हो तो वह डायरेक्ट पूछे, इसमें पूछ सकता है मुझे। ओके, कल हम सेक्शन 22, 22A, 23 और 31 पढ़ेंगे और एडमिशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर आएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट कन्फेशन का। और जिस भी पर्सन ने एडमिशन और कन्फेशन अच्छी तरह क्लियर कर लिया, ये मान के चलो एविडेंस में उसने बहुत कुछ पा लिया। 3-4 जो कंसेप्ट हैं वे ऐसे हैं कि लास्ट तक लोगों के क्लियर नहीं हो पाते। बेशक वो रटा के या किसी भी तरीके से आंसर भले दे आते हों, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। यहां अपना उद्देश्य, यहां बैठने का उद्देश्य है कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना। और कहीं भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक मुझसे किसी भी टाइम क्वेश्चन कर सकते हैं और आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं लायबल हूं। क्लियर? किसी की कोई क्वेरी नहीं? ओके, तो मेरी तरफ से सेशन आज का कंप्लीट हुआ। कैसा रहा आज का सेशन? तो चलो करता हूं मैं लाइव एंड, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।